अर्थात जो मैकेनिक्स शब्द है वो मशीन की तरफ इशारा कर रही है और जो मशीन शब्द है वो कहीं ना कहीं मोशन की तरफ इशारा कर रही है। तो मेरे ख्याल से इशारा बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। और तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी कहानी समझ में आ गई होगी कि पूरी जो फिजिक्स है, पूरा का पूरा जो मैकेनिक्स है, ये कहीं ना कहीं किस पर डिपेंड कर रही है, किस पर टिकी हुई है। पूरी की पूरी मैकेनिक्स किस पर टिकी हुई है? दुख की बात यह है कि हम नाम इस सीरीज में सबसे पहले लेना भूल जाते हैं। आप स्टार्ट कर लो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन, इवन मोमेंटम। क्या चीज होती है मोमेंटम? अपने आप से पूछो। मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, बस आ गया उसके अंदर वेलोसिटी। कहीं ना कहीं वो भी वो पे डिपेंड करता है। आप बेखौफ होके बिना किसी डाउट के आप आंसर दे सकते हो कि यस, मोमेंटम इज आल्सो रिलेटिव इन नेचर। क्वेश्चंस आते हैं जेई में, मेंस में आते हैं, नीट में आते हैं। विच आर द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर रिलेटिव इन नेचर? ABCD। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, गलती करके आ जाते हैं। बस मैंने आपको ट्रिक दे दी। देखना कि कहीं ना कहीं अगर वो उनका रिलेशन कहीं ना कहीं जुड़ता है, बेखौफ होकर उत्तर दे देना, यस इट इज आल्सो रिलेटिव इन नेचर। मोमेंटम हो गया, इंपल्स हो गया, काइनेटिक एनर्जी पे चले जाओ यार, क्या दिक्कत है? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², सीधे तौर पे आपको दिख रहे हो उसके अंदर स्पीड। बताने की जरूरत ही ना है, बताने की जरूरत ही ना है। तुम लोग को सीधे क्लियर हो गया कि यस, काइनेटिक एनर्जी भी रिलेटिव है। कोई पूछे क्यों, बता देना, सीधे सीना तान के बता देना, यस वो भी डिपेंड करता है। वेरी गुड। तो आपको नजर आ रहा होगा बेटा कि किस तरीके से ये पूरी की पूरी जो काइनेमेटिक्स है, पूरी की पूरी जो ये मैकेनिक्स है, ये किस तरीके से टिकी हुई है। दुख की बात है कि हम उसका नाम लेना ही भूल जाते हैं जिस पर की पूरी यस, पूरी की पूरी मैकेनिक्स डिपेंड करती है। हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट टुडे द लेक्चर ऑफ काइनेमेटिक्स। बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट लाइक दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ योर मैकेनिक्स। एक्चुअली आज से बेसिकली आपकी जो फिजिक्स है उसके अंदर मैकेनिक्स की हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले आपने स्कूल में, कोचिंग्स में वगैरह आपने पढ़ा है वेक्टर्स, लाइक यूनिट एंड डायमेंशन, मैथमेटिकल टूल्स वगैरह। इन सब के बाद जो लेक्चर, जो टॉपिक, जो चैप्टर आपके सामने आता है, दैट इज बेसिकली काइनेमेटिक्स एंड दैट इज एक्चुअली द स्टार्टिंग ऑफ योर मैकेनिक्स। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं आपका मैकेनिक्स पोर्शन, जो कि 11th में एक मेजर पोर्शन के रूप में उभर के आता है। ऑलराइट, तो अगर हम बात करें बेटा मैकेनिक्स की, तो मैकेनिक्स है क्या? चलो सबसे पहले अपन इसको देख लेते हैं। व्हाट इज मैकेनिक्स? व्हाट इज मैकेनिक्स? अगर हम बात करें मैकेनिक्स की, तो देखो 90% चीज़ों को आप नाम से ही रिलेट कर लोगे। ऑलराइट, तो अगर हम मैकेनिक्स की बात करें बेटे, तो मैकेनिक्स मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये हमें मशीन की तरफ इशारा कर रही है। नहीं, ये जो मैकेनिक्स नाम है, ये जो वर्ड है, कहीं ना कहीं ये मशीन की तरफ आपको इशारा कर रही है। मैकेनिक्स, मशीन्स। और अगर हम मशीन की बात करें बेटा, कोई भी मशीन ले लो, कोई भी मशीन ले लो लाइक आपके कमरे में आप जहां बैठे हो वहां एक फैन लगा होगा, सीलिंग फैन, वो भी एक मशीन है। इवन आपने अपने हाथ में जो पेन ले रखा है बेटे वो भी तो एक मशीन है। और अगर हम बात करें किसी भी मशीन की, तो शायद वो तब तक काम नहीं करता जब तक कि वो मोशन में हो। यस, जब तक कि वो मोशन में। अब फैन रुका हुआ है, तो रुका हुआ फैन कोई काम कर सकता है? हमारे किसी काम आ रहा है वो ना? जब तक कि आप उसको ऑन नहीं करोगे, स्विच ऑन नहीं करोगे, जब तक वो घूमना शुरू नहीं करेगा, वह मशीन हमारे किसी काम का नहीं है। ऑलराइट, बिल्कुल इसी तरीके से जो मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया था, सिंपल जो एग्जाम्पल, आपके हाथ में जो पेन है बेटा, वो भी एक मशीन है। और वो भी अगर आपने अपने कॉपी के ऊपर रख रखा है, स्टेशनरी रेस्ट अवस्था में रख रखा है, तो वो भी आपके किसी काम का नहीं है। ऑलराइट, जब तक कि आप उस पेन को हाथ में लेकर के लिखना शुरू नहीं करोगे, उसमें मोशन नहीं आएगा, तब तक वो आपके किसी काम का नहीं है। तो कोई भी मशीन, साइकिल चलाते हो, मोटरसाइकिल, बाइक वगैरह, कार वगैरह, एरोप्लेन, कोई भी चीज़ मशीन है। और ये तब तक काम नहीं करती जब तक कि ये
मोशन में ना हो। इसका मतलब जो मशीन शब्द हमारे पास आया वो कहीं ना कहीं आपको मोशन की तरफ इशारा कर रही है, कहीं ना कहीं मोशन की तरफ इशारा कर रही है। अर्थात जो मैकेनिक्स शब्द है वो मशीन की तरफ इशारा कर रही है, और जो मशीन शब्द है वो कहीं ना कहीं मोशन की तरफ इशारा कर रही है। तो मेरे ख्याल से इशारा बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, और आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि कहीं ना कहीं जो मैकेनिक्स है उसका रिलेशन मोशन से है। यस, बिल्कुल आपने सही समझा। अब अगर हम आपसे पूछे कि भाई मैकेनिक्स को आप कैसे डिफाइन करोगे, हाउ कैन यू डिफाइन मैकेनिक्स, तो आप बोलोगे कि मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ यस मोशन, विच डील्स विथ मोशन। तो मेरे ख्याल से आपको याद रखने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ही आपके दिमाग में ये वर्ड हिट करेगी मैकेनिक्स, तुरंत मैकेनिक्स से मशीन की तरफ इशारा जाएगा, और मशीन से मोशन की तरफ तुरंत आप बता दोगे अगले को कि मैकेनिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ मोशन। चलिए जी, तो आज से जो मैकेनिक्स टॉपिक की आपकी शुरुआत हो रही है, ये तो समझ में आ गया कि मैकेनिक्स क्या चीज है। इट इज बेसिकली द स्टडी ऑफ मोशन। अब अगर हम बात करें मोशन की, तो मोशन को बेसिकली बेटा हम दो हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ेंगे दो हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। अर्थात ये जो मैकेनिक्स है इसके बेसिकली दो पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला जो पार्ट है वो है यस काइनेमेटिक्स। जो पहला पार्ट है वो काइनेमेटिक्स, और जो दूसरा पार्ट है दैट इज बेसिकली डायनेमिक्स, दैट इज बेसिकली डायनेमिक्स। अब कोई पूछे सर काइनेमेटिक्स क्या है, डायनेमिक्स क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है, तो बेटा बात यह आ गई कि ये जो मोशन जिसकी हमने बात करी मैकेनिक्स के अंदर, जो हम मोशन की स्टडी करेंगे उस मोशन को हम दो हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, और जो पहला हिस्सा होगा उसके अंदर हम मोशन के, ध्यान से सुनेंगे, हम मोशन के सिर्फ पैरामीटर्स की चर्चा करेंगे। We will study just the parameters of motion. मोशन के पैरामीटर्स क्या क्या है। अब आप पूछोगे सर पैरामीटर्स क्या है मोशन के, मोशन के पैरामीटर्स क्या है, तो बेटा बात यह है कि पैरामीटर्स के नाम पे अभी शॉर्ट में मैं बताता हूं, आगे मैं डिटेल में बताऊंगा। पैरामीटर्स के नाम पे आपने स्कूल में या बुक में कहीं पढ़ा होगा। डिस्टेंस होता है, 9th-10th में भी पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सलेशन, ये सारे उसके पैरामीटर्स है जो कि किसी मोशन को यस डिफाइन करती है। ये वो पैरामीटर्स है जो कि मोशन को डिफाइन करती है। इसको मैं आगे थोड़ा और डिटेल में अच्छे से बताऊंगा आपको, ठीक है तो बात ये आगे बेटे कि अगर कोई भी मोशन है, अगर उसको प्रॉपर्ली डिफाइन करना, आई सेड प्रॉपर्ली अगर आपको डिफाइन करना है तो आपको कुछ पैरामीटर्स की आवश्यकता पड़ेगी। दो पार्टिकल्स है, दो पार्टिकल्स चल रहे हैं, ए पार्टिकल बी पार्टिकल, दो पार्टिकल्स चल रहे हैं, लेकिन एक तेजी से चल रहा है दूसरा धीरे चल रहा है। आप बोलोगे एक थोड़ा तेज चल रहा है दूसरा धीरे, सवाल उठेगा कितना तेज, कितने तेजी से चल रहा है, तो उसका जवाब आप उसके पैरामीटर जो स्पीड है, वेलोसिटी, उससे दोगे। आप बोलोगे ए की वेलोसिटी ज्यादा है, बी की वेलोसिटी कम है, ए की वेलोसिटी लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड है, बी की वेलोसिटी लेट्स से 4 मीटर पर सेकंड है। यहीं से डिफाइन हो जाएगी कि यस जो ए है वो तेजी से चल रहा है और जो बी है वो धीरे से चल रहा है। तो मैंने कहा किसी भी मोशन को अगर आपने प्रॉपर्ली, क्या बोला मैंने, प्रॉपर्ली डिफाइन करना, पूरी तरीके से डिफाइन करना, देन यू नीड टू हैव सम, यस यू नीड टू हैव सम पैरामीटर्स, यू नीड टू हैव सम पैरामीटर्स। उन्हीं पैरामीटर्स की जो स्टडी हम करेंगे वो किसके अंदर करेंगे, काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स के अंदर करेंगे। तो बात ये आ गई कि मोशन को हम दो हिस्सों में पढ़ेंगे बेटा। पहले हिस्से में जो काइनेमेटिक्स है उसके अंदर हम सिर्फ मोशन के पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे विदाउट कंसर्निंग अबाउट इट्स कॉज, विदाउट कंसर्निंग अबाउट इट्स कॉज। हम ये देखना पसंद ही नहीं करेंगे, हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं होगा कि भाई कोई मोशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कोई पार्टिकल चल रहा है तो क्यों चल रहा है, कोई बॉडी घूम रही है तो क्यों घूम रही है, कौन घूम रहा है। वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट, वी डोंट हैव द इंटरेस्ट ऑन दैट। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है उस चीज पे। किसमें, काइनेमेटिक्स के अंदर। तो जो पहला पार्ट है उसके अंदर हमारा जो फोकस बना रहेगा, बिल्कुल जैसे अर्जुन का फोकस बिल्कुल मछली की आंख पे बना हुआ था, बिल्कुल हमारा भी फोकस बिल्कुल मोशन के पैरामीटर्स पे होगा, सिर्फ पैरामीटर्स पे, विदाउट कंसर्निंग अबाउट इट्स कॉजेस। क्यों चल रहा है, कौन चला रहा है, वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट इन काइनेमेटिक्स। लेकिन जो दूसरा हिस्सा होगा डायनेमिक्स, दैट इज बेसिकली द स्टडी ऑफ
कॉजेज ऑफ मोशन। जो दूसरा हिस्सा होगा जिसके अंदर हम मोशन को पढ़ेंगे बेटा, डायनेमिक्स, उसके अंदर हम ये गौर से, बड़े ध्यान से समझने की, स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई बॉडी चल रही है तो क्यों चल रही है, अगर कोई बॉडी फ्री फॉल में गिर रही है तो क्यों गिर रही है, अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है क्यों कर रही है, अगर कोई बॉडी ऑसिलेट कर रही है तो क्यों कर रही है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दैट। तो उस कॉज को हम किस में पढ़ेंगे बेटा? यस, डायनेमिक्स में। तो अगर अब हम डिफाइन करना चाहें, काइनेमेटिक्स को डिफाइन करना चाहें, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? काइनेमेटिक्स कैन बी डिफाइंड एज, यस, इट इज द ब्रांच ऑफ, नो नो नो, नॉट फिजिक्स। काइनेमेटिक्स को अब आप इस तरीके से बोल सकते हो कि इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स only with the parameters of motion, which deals only with the parameters of motion without concerning about its cause, without concerning about its cause। तो ये हो गई बेटा काइनेमेटिक्स की बात। तो फिजिक्स का जो ब्रांच है मैकेनिक्स, मैकेनिक्स की बात करें तो वो फिजिक्स का ब्रांच है, और अगर काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स की बात करें तो वो मैकेनिक्स के हिस्से है, मैकेनिक्स का ब्रांच है। हाँ, उसे आप फिजिक्स का ब्रांच बोल भी दोगे कभी, कोई गुनाह नहीं हो जाएगा, कोई पाप नहीं हो जाएगा, लेकिन बेटर सेंस में हम कहें तो यूं कहना चाहिए कि काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ, यस, मैकेनिक्स विच डील्स ओनली विद द पैरामीटर्स ऑफ मोशन विदाउट कंसर्निंग अबाउट इट्स कॉज। ठीक है, तो आज से हम अपने क्लासेस के अंदर क्या शुरुआत कर रहे हैं, किस टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं? मैकेनिक्स की। और उसके अंदर हमने देखा मैकेनिक्स के दो हिस्से हमारे सामने निकल के आए, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। और आज का जो लेक्चर है बेसिकली इट इज डेडिकेटेड, आई शुड से इट इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू दिस फर्स्ट ब्रांच, फर्स्ट पार्ट, एंड दैट इज काइनेमेटिक्स। तो अगर काइनेमेटिक्स पैरामीटर्स की ही स्टडी है तो लेट अस सी what are those parameters. In detail, let us see what are those parameters of motion. All right, तो जो सबसे पहला पैरामीटर आप लोग पढ़ते हो, अगर मैं आपसे पूछूं तो कौन सा बताओगे? यस, आप बताओगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड, या फिर कुछ बच्चे बताएंगे डिस्प्लेसमेंट, isn't it? लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं बेटे कि ये जो पैरामीटर्स की जो सीरीज है जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम योर दिस डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड एंड ऑल, इसके अंदर जो सबसे पहला नाम आना चाहिए वो किसका आना चाहिए? जो सबसे पहला नाम आना चाहिए वो किसका आना चाहिए? डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का, या किसी और पैरामीटर का? क्या और कोई पैरामीटर है जो कि इससे भी पहले आना चाहिए? क्या और कोई पैरामीटर है जिस पर ये डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये डिपेंड करते हो? क्या और कोई पैरामीटर है? सोच के देखो, क्या और कोई पैरामीटर है जिसका नाम इनसे भी पहले आना चाहिए? क्या और कोई पैरामीटर है जो इन सबसे भी बेसिक पैरामीटर है? क्योंकि देखो, अगर सीरीज की शुरुआत करनी है तब तो स्टार्टिंग से ही करनी पड़ेगी बेटा, ये तो शर्त है, स्टार्टिंग से ही करनी पड़ेगी, तभी आप आगे की जो आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो बिल्कुल जस्ट ऑसम तरीके से वो आप डेवलप कर पाओगे। सोचो, टाइम दे रहा हूं मैं। डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, कोई बच्चा क्लास में जरूर बोलता है सर वेलोसिटी है, उसको समझ में नहीं आता क्या बोलते थे वेलोसिटी। कोई बच्चा एक्सेलरेशन तक पहुंच जाता है बेटे दुख की बात है कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन तो आगे की चीजें हैं, आगे की। अगर आपको मैं इस तरीके से हिंट दूं, कैसे आप समझोगे कि कौन सा पहले आना चाहिए, कौन सा बाद में आना चाहिए, कौन सा बेसिक है, कौन सा उसके बाद वाले पैरामीटर्स है? तो आप सिंपल देखा करो, यूनिट्स देख लिया करो, इट विल हेल्प यू अलॉट, इट विल हेल्प यू अलॉट। जैसे डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्प्लेसमेंट, इनका यूनिट क्या होता है? मीटर, ऑलराइट, मीटर। लेकिन जो वेलोसिटी है बेटा उसकी, यस, मीटर पर सेकेंड,
एक्सलेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब वेलोसिटी और एक्सलेशन का तो नाम डिस्प्लेसमेंट के बाद आएगा। पहले मीटर, देन मीटर पर सेकेंड एंड देन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑलराइट, तो दुख की बात है बेटा, ना वेलोसिटी है ना एक्सीलरेशन है। सोचो, जो सबसे बेसिक पैरामीटर है जिस पर कि अगर मैं कहूं कि पूरी की पूरी ये मैकेनिक्स से डिपेंड करती है, वो बेसिक पैरामीटर कौन सा है? वो बेसिक पैरामीटर कौन सा? मैं इतना स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूं बिकॉज दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। लेकिन दुख की बात है, हम लोग यूजुअली बुक्स में, स्कूल में, कोचिंग्स में, क्लासेस में उसकी बात नहीं करते, उसका जिक्र नहीं करते। सोचो सोचो। अच्छा, नहीं समझ में आ रहा है तो चलो मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं। और हिंट के अंदर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, उसके जवाब में ही, उस सवाल के जवाब में ही ये जवाब छुपा होगा कि सबसे जो पहला पैरामीटर आना चाहिए इस लिस्ट में, इस सीक्वेंस में, वो कौन सा होना चाहिए? मुझे एक बात बताओ, आपने कहा डिस्प्लेसमेंट, आपने कहा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, बेसिक पैरामीटर, सही बात है, क्लास में भी अपन इस तरीके से पढ़ते हैं, बुक्स में भी लिखा होता है पहला नाम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इस सीरीज के अंदर। तो मुझे एक बात बताओ, अगर कोई बॉडी तुम्हारे सामने रखी हुई है, तुम्हारे सामने कोई बॉडी रखी हुई है, कोई भी वस्तु रखी हुई है, तो कब कहोगे कि वो बॉडी डिस्प्लेस हो गई? कब कहोगे कि वो बॉडी डिस्प्लेस हो गई? जब उसका क्या चेंज होगा? यस, जब उसका उसका स्थान बदलेगा, उसका स्थान चेंज होगा, उसका स्थान परिवर्तन होगा। कोई भी बॉडी तब डिस्प्लेस करता हुआ कहलाता है, कोई भी बॉडी तब कहलाता है कि इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया जब उसकी क्या चीज बदलती है? यस, उसकी पोजीशन बदलती है। क्या बदलती है? पोजीशन बदलती है। वेरी गुड बेटा। तो जो सबसे पहला, सबसे बेसिक पैरामीटर जिसकी हम तलाश कर रहे थे, जिस पर कि सारे के सारे बाकी पैरामीटर्स डिपेंड करते हैं, जिस पर कि सारी काइनेमेटिक्स डिपेंड करती है, आई शुड से पूरा का पूरा मैकेनिक्स से डिपेंड करता है, दैट पैरामीटर इज नथिंग बट यस, पोजीशन। दैट इज पोजीशन, बिल्कुल, क्योंकि इसी पोजीशन पे बाकी सारी चीजें डिपेंड करती हुई आपको नजर आएगी। अभी तो शुरुआत है बेटे, दिस इज जस्ट ट्रेलर, आगे आगे देखो होता है क्या। मैं मानता हूं कि बुक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, पोजीशन को पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं पोजीशन लिखा रहता है, 9th में भी पढ़ाते हैं अपने को कि पोजीशन ऑफ ए बॉडी इज ऑब्जर्व डिपेंडेंट क्वांटिटी, पढ़ते हैं अपन। आई एम नॉट डिनाइंग दैट, लेकिन अगर अगर हम पैरामीटर्स की बात करें, सीक्वेंस की बात करें बेटे, तो सीक्वेंस के अंदर, उस पैरामीटर के सीक्वेंस के अंदर पोजीशन का नाम नहीं लिया जाता है। उसको एक अलग से टॉपिक के रूप में, सब टॉपिक के रूप में जरूर हम पढ़ते हैं बुक के अंदर, जरूर उसको हम एक अलग सब टॉपिक के रूप में देखते हैं। लेकिन अगर किसी चीज को देखना है तो शर्त है प्रॉपरली देखो, अदरवाइज देखने की जरूरत ना है। अगर ढंग से ही नहीं देखा, अगर प्रॉपरली नहीं देखा, तो फिर क्या करना है? देख के क्या फायदा हो जाएगा उसका? कोई फायदा नहीं होगा। बस यहाँ पता है कि हाँ यार पोजीशन होता है, ये कुछ होता है। तो जो सबसे पहला पैरामीटर जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं इस सीरीज में, सबसे जो बेसिक पैरामीटर जिसका नाम सबसे पहले आना चाहिए इस लिस्ट में, नंबर 1, दैट इज नथिंग बट यस, पोजीशन। अब इस पोजीशन के बारे में आपने सुन रखा है कि पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एन ऑब्जर्व डिपेंडेंट क्वांटिटी, सुन रखा है आपने। तो चलो हमारी जो डिस्कशन है यहीं से शुरुआत करते हैं। हमारी जो डिस्कशन है उसकी शुरुआत यहीं से कर लेते हैं, क्योंकि यहीं से सारी परतें खुलनी शुरू हो जाएंगी। यहीं से सारी की सारी परतें खुलनी शुरू हो जाएंगी। तो बात क्या थी कि पोजीशन इज एन ऑब्जर्वर डिपेंडेंट क्वांटिटी, बिल्कुल सही बात है। तो अगर पहला एक लाइन लिखना है इस पोजीशन के ऑनर में इस पोजीशन के ऑनर में अगर आपको पहला एक स्टेटमेंट लिखना है तो इसी को लिख डालो कि पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्वर डिपेंडेंट क्वांटिटी, ऑब्जर्वर डिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक, अब एक और प्यारी सी चीज,
एक और प्यारी सी चीज हम देख लेते हैं कि जो भी क्वांटिटीज आप देखोगे अपने स्टडी के अंदर, फिजिक्स के अंदर, जो कि कहीं ना कहीं ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है, उन सारे क्वांटिटीज को हम एक और नाम से उनको नवाजते हैं, एक और नाम से उनको हम पुकारते हैं, एंड दैट इज रिलेटिव क्वांटिटी। क्या कहते हैं उन्हें? रिलेटिव क्वांटिटी। कोई भी जो पैरामीटर है यदि वो कहीं ना कहीं ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है तो उसे हम रिलेटिव क्वांटिटी के रूप में भी देखते हैं, उसके नाम से भी जानते हैं। तो लिख लेते हैं नेक्स्ट लाइन, हेंस द पोजीशन कैन बी कंसीडर्ड टू बी अ रिलेटिव क्वांटिटी, और यू कैन से पोजीशन कैन बी कंसीडर्ड टू बी रिलेटिव इन नेचर। ऑलराइट, तो ये वो रिलेटिव नहीं है बेटा जो रिश्तेदार वगैरह हम लोग घरों में नॉर्मली अपन बात करते हैं, मामा चाचा सारे अपने रिलेटिव ना, दैट्स नॉट रिलेटिव, वो वाला रिलेटिव नहीं। ये फिजिक्स के अंदर जो टर्मिनोलॉजी है उसकी हम बात कर रहे हैं कि कोई भी क्वांटिटी जो कहीं ना कहीं ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है उसे अपन प्यार से क्या कह देते हैं? रिलेटिव क्वांटिटी कह देते हैं, या फिर उसको इस तरीके से बोलते हैं कि दैट क्वांटिटी इज रिलेटिव इन नेचर। ठीक है, तो भाई पोजीशन के बारे में दूसरा जो स्टेटमेंट है वो भी आपके पास आ गया। पहला क्या था? ऑब्जर्वर डिपेंडेंट, जो सबको मालूम है, और क्योंकि ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है इसी वजह से हमने इसको नाम दिया हेंस इट कैन बी कंसीडर्ड टू बी रिलेटिव इन नेचर। इसको आप रिलेटिव क्वांटिटी भी बोल सकते हो। अब देखो आगे जो जादू है वो शुरू होने वाला, आगे की कहानी है वो शुरू होने वाली। अब तो मजा और दुगना क्या 4 टाइम्स हो जाने वाला है। देखो कहीं ना कहीं आप सारे बच्चे पढ़ रखे हो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट 9-10 में भी, आप जानते हो, यू गाइज नो इट। तो चलो हम लोग अब एक काम करते हैं, रफली हम साइड में ये देखना शुरू करते हैं कि ये जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है ये किस तरीके से रिलेटेड है आपस में, पोजीशन से कैसे रिलेटेड है। लेट्स सी। आप सारे बच्चे जानते हो, चलो आगे तो मैं लिखवाऊंगा प्रॉपरली, लेकिन अभी हम लोग फौरी तरीके से हम लोग रफली आगे की ओर देखना शुरू करते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या चीज होती है। किसी से अगर पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट, या सीधे वो बताएगा 9th में पढ़ रखा है, इट कैन बी डिफाइंड एज द क्या नाम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, देखो इसमें पोजीशन आ गया है, इसमें भी पोजीशन आ गया है लेकिन चलो ये तो आपने 9th-10th में पढ़ रखा है। 11th में एक और डेफिनेशन सामने आता है कि डिस्प्लेसमेंट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन। मैं लिखवाऊंगा आप लोगों को, डोंट वरी, लिखेंगे हम लोग। अभी हम लोग वर्बली आगे की ओर चलते हैं, देखते हुए कि डिस्प्लेसमेंट अगर कोई पूछे, काफी बच्चों को पता भी होगा, फिर भी हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट अगर कोई पूछे तो हम बता देंगे कि यस इट कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन द पोजीशन वेक्टर, चेंज इन द पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। इस तरीके से बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? चेंज इन पोजीशन। सुन रखा है काफी बच्चों ने, वेरी गुड। तो अब मुझे एक बात बता दो सारे बच्चे जल्दी जल्दी से, कि अगर पोजीशन एक रिलेटिव क्वांटिटी है, ऑब्जर्वर पे डिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो क्या जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका, क्या वो भी ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा? क्या वो भी रिलेटिव क्वांटिटी होगा? आप बोलोगे सर यस होगा, हमने पढ़ा भी है। अगर कोई पूछे उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन यही होगा कि वो कहीं ना कहीं किस पर डिपेंड कर रहा है? यस, पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। वो अलग से इंडिपेंडेंटली नहीं है कि हम उसके बारे में इंडिपेंडेंटली चर्चा करें और फिर उसके लिए याद रखें अलग से कि हाँ भाई डिस्प्लेसमेंट भी एक ऑब्जर्वर डिपेंडेंट क्वांटिटी है ना, इस तरीके से नहीं। वो बेशक एक ऑब्जर्वर डिपेंडेंट क्वांटिटी, बेशक एक रिलेटिव क्वांटिटी, लेकिन उसके पीछे का जो रीजन है, उसके पीछे का जो कारण है, वो कारण यह है कि वो कहीं ना कहीं किस पर डिपेंड कर रहा है? सीधे पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है। और क्योंकि पोजीशन ऑब्जर्वर डिपेंडेंट क्वांटिटी, बार बार मैं इस चीज को रिट्रेट कर रहा हूं, ध्यान से सुने इस बात को, बिल्कुल अपने दिमाग में बसा ले इस बात को, कि क्योंकि पोजीशन एक ऑब्जर्वर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, रिलेटिव क्वांटिटी है, इसी वजह से, आई रिपीट, इसी वजह से डिस्प्लेसमेंट भी बेटा एक रिलेटिव क्वांटिटी है, ऑब्जर्वर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। कोई शक? गुड गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, अगले पे आते हैं, उसका जो भाई है डिस्टेंस ट्रेवल्ड है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आप सब जानते हो, इट कैन बी डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पार्ट ट्रेवल्ड, अपन लिखेंगे आगे लिखेंगे। लेकिन अगर मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी कहानी, अगर कोई पार्टिकल रखा हुआ है वो डिस्प्लेस करता है तो डिस्टेंस भी ट्रेवल करता है, डिस्टेंस भी ट्रेवल करता है। वो तब तक डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाएगा जब तक कि उसकी, अगेन वही बात, जब तक कि उसकी पोजीशन ना बदले। यस, तो इसी वजह से तो कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो भी पोजीशन पे ही डिपेंड करती है।
पोजीशन पे डिपेंड करती है, और क्योंकि पोजीशन पे डिपेंड करती है तो फिर तो सारी कहानी क्लियर हो गई। कुछ भी शायद बताने की जरूरत नहीं है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी सीधे तौर पर ऑब्जर्वर डिपेंडेंट क्वांटिटी होना चाहिए और सीधे तौर पर रिलेटिव क्वांटिटी भी है। ठीक, तो जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, उसकी तो हमने चर्चा कर ली कि वो भी ऑब्जर्वर डिपेंडेंट क्वांटिटी, वो भी रिलेटिव क्वांटिटी है। अब आगे अगला जो नाम हमारे सामने आता है दैट इज वेलोसिटी, स्पीड। अगर कोई पूछे वेलोसिटी क्या है तो सीधे आप बताओगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। उसकी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये अगेन ये चीज क्लियर हो गई कि क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है और जो डिस्प्लेसमेंट कहीं ना कहीं पोजीशन पे डिपेंड कर रही है, तो ये साफ हो गया कि हाँ भाई वेलोसिटी भी कहीं ना कहीं पोजीशन पे डिपेंड कर रही है, और इसी वजह से शायद वेलोसिटी भी यस ऑब्जर्वर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। और इसी वजह से जो वेलोसिटी भी है वो भी एक रिलेटिव क्वांटिटी। अभी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं वर्बली आपको आगे क्यों लेके जा रहा हूं, जस्ट एक फ्लैशलाइट उन सारी चीजों पे अपन डाल रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि वेलोसिटी कहीं ना कहीं पोजीशन पे डिपेंड कर रही है, उसी तरीके से स्पीड भी पोजीशन, तो ये दोनों क्वांटिटीज क्लियर हो गया बेटा आप लोगों को कि ये दोनों क्वांटिटीज भी रिलेटिव क्वांटिटीज है। ठीक है, आगे अगला नाम क्या आता है? यस, एक्सीलरेशन। कोई पूछे एक्सीलरेशन क्या है तो बोलोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या फिर बोलोगे एवरेज एक्सीलरेशन के लिए आप बोलोगे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगेन इसके अंदर क्या आ गया? वेलोसिटी। वेलोसिटी आ गया तो फिर तो आपको समझ में आ रही होगी कहानी कि कहीं ना कहीं एक्सीलरेशन भी घूम फिर के किस पर डिपेंड कर रही है? यस, पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। एक्सीलरेशन भी पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, एंड इसी वजह से एक्सीलरेशन को भी आप बिना किसी डाउट के ऑब्जर्वर डिपेंडेंट क्वांटिटी बोल दोगे, रिलेटिव क्वांटिटी बोल दोगे। ऑलराइट, तो क्योंकि सारे के सारे ये क्वांटिटीज पोजीशन पे डिपेंड कर रही इसी वजह से। और अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, जलवा तो अब आने वाला है, असली जलवा तो अब आने वाला है। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो आपको दिखेगा मोशन। मैं आपसे पूछूं कोई भी बॉडी मोशन में कब आती है, तो आप बोलोगे जब उसके पास यस वेलोसिटी होती है। एक्सेलरेशन वगैरह है या नहीं, डजंट मैटर, लेकिन पार्टिकल के पास मोशन है कि नहीं, इसकी गारंटी सिर्फ एक पैरामीटर दे सकती है, और वो है उसकी वेलोसिटी, उसका स्पीड। अगर किसी पार्टिकल के पास वेलोसिटी है निश्चित रूप से, यस निश्चित रूप से आप बोलोगे कि यस द पार्टिकल इज मूविंग, यस द पार्टिकल इज मूविंग, द पार्टिकल इज हैविंग मोशन। इसका मतलब पार्टिकल के पास मोशन तब तक नहीं आएगा जब तक कि उसके पास यस वेलोसिटी नहीं आएगी। द मोशन अगेन डायरेक्टली, I say directly connected to velocity, and hence it is again indirectly connected to yes position. मोशन भी अल्टीमेटली पोजीशन पे डिपेंड कर रही है, और इसी वजह से शायद हम मोशन के लिए इतना फेमस लाइन, इतना फेमस स्टेटमेंट हम कहा करते हैं, लिखा करते हैं, पढ़ा करते हैं कि there is nothing called absolute motion. There is nothing called absolute motion. Motion is always, yes, motion is always relative in nature. Motion is always relative in nature. कोई पूछे क्यों, तो आज के बाद आप बता पाओगे कि because the motion depends upon, yes, position. Motion also depends upon position, and that is the reason why we call motion to be relative in nature. कोई शक? तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी कहानी समझ में आ गई होगी कि पूरी की पूरी जो फिजिक्स है, पूरा का पूरा जो मैकेनिक्स है, ये कहीं ना कहीं किस पर डिपेंड कर रही है? पोजीशन पर। किस पर टिकी हुई है? पोजीशन पे। पूरी की पूरी मैकेनिक्स किस पे टिकी हुई है? पोजीशन पे। लेकिन दुख की बात यह है कि हम उस पोजीशन का नाम इस सीरीज में सबसे पहले लेना भूल जाते हैं। इनफैक्ट इस सीरीज में लेना ही भूल जाते हैं, उसको हम एक अलग से इंडिपेंडेंट तरीके से हम देखते हैं, इंडिपेंडेंट तरीके से हम पढ़ते हैं। दुख की बात है, और शायद इसी वजह से हमारे जो कंसेप्ट कहीं ना कहीं हिले हुए रहते हैं, और इसी वजह से शायद फिजिक्स को हम उस रूप में देखते हैं कि ओ माय गॉड, फिजिक्स बहुत आसान है, बहुत इजी है, लेकिन शर्त है कि आप उसको उस नजरिए से देखो,
उस नजरिए से देखो, उस नजरिए से देखोगे तो वही चीज आपको निहायत ही आसान नजर आएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बात कह दी किसकी, पोजीशन की। पोजीशन पे सारे के सारे डिपेंड करते हैं, जो भी क्वांटिटीज डिपेंड करते हैं। आप स्टार्ट कर लो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन, इवन मोमेंटम। क्या चीज होती है मोमेंटम? अपने आप से पूछो, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, बस आ गया उसके अंदर वेलोसिटी कहीं ना कहीं, वो भी यस, वो भी पोजीशन पे डिपेंड करता है। आप बेखौफ होके बिना किसी डाउट के आप आंसर दे सकते हो कि यस, मोमेंटम इज ऑल्सो रिलेटिव इन नेचर। क्वेश्चंस आते हैं जेई में, मेंस में आते हैं, नीट में आते हैं, विच आर द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर रिलेटिव इन नेचर, ABCD। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, गलती करके आ जाते हैं। बस मैंने आपको ट्रिक दे दी, देखना कि कहीं ना कहीं अगर वो उनका रिलेशन कहीं ना कहीं पोजीशन से जाके जुड़ता है, बेखौफ होकर उत्तर दे देना कि यस, इट इज ऑल्सो रिलेटिव इन नेचर। मोमेंटम हमने बात कर ली। इंपल्स, क्या होता है इंपल्स? इंपल्स, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, अगेन मोमेंटम, अगेन वेलोसिटी, अगेन पोजीशन, अगेन रिलेटिव क्वांटिटी। बेटा मजा आ रहा होगा तुम लोगों को निश्चित रूप से। मोमेंटम हो गया, इंपल्स हो गया, काइनेटिक एनर्जी पे चले जाओ यार, क्या दिक्कत है? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², सीधे तौर पे आपको दिख रहे हो उसके अंदर स्पीड, बताने की जरूरत ही ना है, बताने की जरूरत ही ना है। तुम लोग को सीधे क्लियर हो गया कि यस, काइनेटिक एनर्जी भी रिलेटिव है। कोई पूछे क्यों, बता देना, सीधे सीना तान के बता देना, यस, वो भी पोजीशन पे डिपेंड करता है। वेरी गुड। मोमेंटम हो गया, इंपल्स हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गई, और क्या? पोटेंशियल, चलो पोटेंशियल एनर्जी की भी बात कर लो, mgh। अगर ज्यादा डिटेल में नहीं मालूम है, इतना तो मालूम ही है बच्चों को, तुम लोगों को, कि mgh हाइट, पोजीशन, अगेन पोजीशन, सीधे तौर पे पोजीशन। आंख बंद करके बोल देना कि यस, पोटेंशियल एनर्जी भी रिलेटिव क्वांटिटी है। तो आपको नजर आ रहा होगा बेटा कि किस तरीके से ये पूरी की पूरी जो काइनेमेटिक्स है, पूरी की पूरी जो ये मैकेनिक्स है, ये किस तरीके से पोजीशन पर टिकी हुई है। And this is the reason why I was stressing so much. I was laying so much stress on this position. क्यों इस पोजीशन पे मैं इतनी अधिक इसको तवज्जो दे रहा था? राइट, बिल्कुल क्लियर हो गया ना, आसान हो गया। अब तो कोई भी पूछ ले यार, कोई टेंशन ना है, सीधे बता देंगे एक सेकंड में बता देंगे क्या है क्या नहीं है। तो जो पहला पैरामीटर जिसकी हम बात कर रहे हैं बेटा, दैट इज यस, पोजीशन। बेसिक जिसका नाम सबसे पहले आना चाहिए, दैट इज पोजीशन। दुख की बात है कि हम उसका नाम लेना ही भूल जाते हैं, जिस पर की पूरी यस, पूरी की पूरी मैकेनिक्स डिपेंड करती है। राइट, मजा आया? ये तो ट्रेलर है बेटा, ये तो ट्रेलर। आगे देखो क्या क्या चीजें आपको क्या क्या जलवा दिखाता है ना। तो पहला हो गया पोजीशन, लिख डालो अपनी कॉपी में। 2 लाइंस तो हमने, 2 स्टेटमेंट्स तो हमने इसके ऑनर में लिख दी। पहला ऑब्जर्वर डिपेंडेंट क्वांटिटी और दूसरा रिलेटिव क्वांटिटी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। थोड़ी सी चर्चा चलो और कर लेते पोजीशन को लेकर के, है ना, थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा और टाइम दे देते हैं, थोड़ी सी और तवज्जो दे देते हैं, आगे चल के हेल्प होगा अपने को। हम लोग पोजीशन, किसी पार्टिकल की जब भी पोजीशन हम लोग लिखा करते हैं, देखा करते हैं, तो आपने देखा होगा पोजीशन कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। आपने देखा होगा पोजीशन कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं 1,3, 3,2, इस तरीके से उसकी XY कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में और आगे चले, 3 डायमेंशनल में अगर बोलना होता है, तीनों कोऑर्डिनेट्स बता देते हैं कि द पार्टिकल्स लाइंग एट 3,2,8, 3,2,8। तो ये उसकी क्या बता रही है? पोजीशन बता रही है। कहां से देखते हो इस कोऑर्डिनेट को? कहां से देखते हो? यस, इस कोऑर्डिनेट को हम देखते हैं उसके ओरिजिन से। वेरी गुड, ओरिजिन। अब मुझे एक बात बताओ, पते की चीज पूछ रहा हूं कि ये जो पार्टिकल की पोजीशन है, इसको हम देखा करते हैं ओरिजिन से। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि क्या ओरिजिन पे कोई बैठा होता है? क्या ओरिजिन पे कोई बैठा होता है? आप बोलोगे नहीं सर, कोई नहीं बैठा होता है। कुछ बच्चे बोलेंगे यस सर, जैसा कि पिछले कई सालों से मैंने देखा है, क्लास के अंदर बच्चे बोलते हैं यस, कुछ बच्चे बोलते हैं यस सर बैठा होता है। मैं पूछता हूं कौन बैठा होता है? बच्चा बोलता है सर वो बैठा होता है।
कौन बैठा होता है? ओ बैठा होता है। कुछ बच्चे बोलते हैं जीरो बैठा होता है। अच्छा ठीक है, ओ बैठा होता है। ओ फॉर ओ फॉर जब मैं पूछता हूँ ओ फॉर, तो मुझे ध्यान है क्लास 11 का ही बैच था, पहला लेक्चर था उनका, 2011 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। जगह नहीं बताऊंगा, इंस्टीट्यूट नहीं बताऊंगा, ऑर्गेनाइजेशन नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना बता रहा हूँ क्या उस क्लास के अंदर बच्चों ने क्या जवाब दिया था ये ज़रूर बताऊंगा। अभी तक मुझे याद है, देखो 15 एक साल हो गए हैं उस बात को, मुझे अभी भी याद है। उन सब ने, क्लास तकरीबन 125 बच्चों की थी, 125 और 130 बच्चों की क्लास थी। पूरे बच्चों ने, आप विश्वास नहीं करोगे, बिलीव नहीं करोगे, सारे बच्चों ने एक सुर में जवाब दिया। एक सुर में जवाब दिया। जैसे ही मैंने पूछा ओ फॉर, पूरी क्लास एक साथ जवाब देती है आउल। क्या जवाब देती है? आउल। इतने मासूमियत से उन बच्चों ने, क्लास 11 के पहली क्लास में उन बच्चों ने जवाब दिया। वो चीज आज भी मुझे, 15 एक साल हो गए, आज भी मुझे याद है। कहां की बात है ये नहीं बताऊंगा, लेकिन यस, बहुत प्यारी चीज थी। ओ फॉर ऑल। मैंने बोला बेटा ओ फॉर ऑल तो बचपन में सीखा करते थे, बचपन में बोला करते थे, अब थोड़े बड़े हो गए अब थोड़े बड़े हो गए, अब बताओ, अब थोड़ा और सोचो ओ फॉर। तो कुछ देर के बाद कुछ बच्चों ने जवाब दिया सर ओ फॉर ऑरिजिन, ओ फॉर ऑरिजिन। मैं बोला यस बेटा, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ये तो अपन 9-10 में बिल्कुल बोला करते थे, ओ फॉर ऑरिजिन, जानते हैं अपन इस बात को। लेकिन अब थोड़ा और बड़े हो गए हैं, अब हम थोड़ा और बड़े हो गए, 11th में आ गए, अब हम बोलेंगे ओ फॉर यस, ओ फॉर शायद एक दो बच्चों ने जवाब दिया था आपको बता देता हूं कि ओ फॉर क्या होगा। ओ फॉर यस, काफी बच्चों के मन में शायद क्लिक कर चुका होगा। ओ फॉर ऑब्जर्वर, ओ फॉर ऑब्जर्वर यस। कि अगर कोई पूछे ऑरिजिन पे क्या कोई बैठा होता है तो बताना यस बैठा होता है। कौन बैठा होता है? ऑब्जर्वर बैठा होता है। कैसे यार? ऑब्जर्वर ही तो होता है, ऑब्जर्वर ही तो होता है जो कि ऑरिजिन से एक्स में 3 मीटर चल के, वाई में 4 मीटर चल के, जेड में लेट्स से 5 मीटर चल के वो बताता है कि पार्टिकल की पोजीशन इतनी है। वो ऑब्जर्वर ही तो होता है बेटा, वो ऑब्जर्वर ही तो होता है जो कि ऑरिजिन पे बैठा होता है और वो जाके नाप के लेकर आता है कि वो जो पार्टिकल है, फलाना पार्टिकल किस लोकेशन पे एग्जैक्ट बैठा हुआ है, एक्स में कितना चलना है, वाई में कितना चलना है, जेड में कितना चलना है, उसको पता लग जाता है पोजीशन क्या है। समझ में आ गया? तो आगे से हमेशा के लिए याद रखेंगे बेटा, बहुत सारी चीजें जो कोई नहीं पूछता, पहले भी बताया था मैंने, बहुत सारी चीजें जो कोई नहीं पूछता, लेकिन इसका मतलब कतई नहीं कि आपको वो चीज मालूम भी ना हो, आपको वो चीज मालूम भी ना हो। ये तो बेवकूफी, महा बेवकूफी कहलाएगी यार, महा बेवकूफी कहलाएगी। तो याद रखेंगे, कोई पूछे ऑरिजिन पे क्या कोई बैठा होता है, बोल देना हाँ बैठा होता है। कौन बैठा होता है? ऑब्जर्वर बैठा होता है। कोई शक? कोई शक नहीं। वेरी गुड बेटा।